नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम टारगेट यूपीएससी 2023 के चौथे एपिसोड पे चर्चा करेंगे। तो हम इस एपिसोड में किस बात पे चर्चा करते हैं आपको पता ही होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। हमारा जो सीरीज का नाम है वो क्या है, टारगेट यूपीएससी 2023। मतलब जो 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है 28 मई को, उसमें जो सीसेट का पेपर होता है जिसको आप जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं, हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। उसको बनाने का तरीका सीखते हैं, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, है ना। उसमें जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है हम आपके साथ साझा करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको मतलब शॉर्ट में आप लोग सीसेट के नाम से जानते हैं। 80 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 200 का मार्क्स होता है। ये सभी बातें आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग देखते हैं कि आज का जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो किस ईयर का है। तो आज है 2021 का, क्योंकि 2022 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 3 एपिसोड में, ठीक है। तो इस तरह हम 2021 के भी 3 एपिसोड में हम 2021 के भी प्रश्नों को हल कर लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के। इसमें भी मैथ्स और रीजनिंग से कुल 58 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। आपको केवल और केवल 33% मार्क्स लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को ही अच्छे से कर लेते हैं या उसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके लिए पेपर क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, विदाउट आप किसी और सेक्शन को टच किए। तो आप केवल मैथ्स और रीजनिंग को ही बना के आप इस पेपर में क्वालिफाई कर सकते। तो चलिए सबसे पहले आज हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आज कुछ क्वेश्चन आपको पिछले एपिसोड जो भी आपने अभी तक देखा है सीसेट का एपिसोड, उससे थोड़ा हटके मिलेगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में, तीनों एपिसोड में आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा होगा, आज आपको रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 पे पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अभी तक आपने सिर्फ ये देखा था कि कोई एक नॉर्मल सा नंबर होता था, उसको 10 से भाग करते थे तो रिमाइंडर आप आराम से बता देते थे कि 2 होता था। लेकिन अब ये घात में है, मतलब पावर में, a टू द पावर n है, ऐसे समझिए, और डिवाइडेड बाय x है। अगर इस फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे आप डिवाइड, ठीक है। तो चलिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, बेहतरीन, कि हम पहले लिख लें क्वेश्चन यही कह रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल। तो आप यहां देख रहे हैं कि बेस क्या है, 3। तो 3 पे पावर 2019 तो निकालना किसी के भी लिए भी संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो हम अगर देखें कि 3 पे पावर 1 लिखेंगे तो 3 ही होगा। अगर 3 पे पावर 2 लिखते हैं तो 9 होता है। 3 पे पावर 3 लिखते हैं तो कितना हो जाता है, 27 होता है। और 3 पे पावर 4 लिखते हैं तो 81 होता है। 3 पे पावर 5 लिखते हैं तो 243 होता है। 3 पे पावर 6 लिखेंगे तो 243 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 7, 729 होता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये क्यों लिखा गया है, तो देखिए आपको कुछ दिखाते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यूनिट प्लेस, यहाँ 7 है, यहाँ 1, यहाँ फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब हर 4 साइकिल में इसका यही रिपीट होता है, यूनिट प्लेस, 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे करके रिपीट होता जाता है। तो अगर हम इस तरह देखें कि अगर हम 2019 को सपोज कर लेते हैं 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि ये 4 से रिपीट हो रहा है, तो जब इसको हम भाग करते हैं ना तो इसका रिमाइंडर आ जाता है 3। कितना आता है, 3, है ना। देखिए, आप लास्ट 4 का जो डिविजिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 19 को 4 से डिवाइड कर दिए तो 16 होता है, 16 के बाद 3 ही तो रिमाइंडर बचता है। या आप सीधा सीधे 2019 को भी देखिए, 4 पंचे 20, ठीक है, 0, 4 चौके 16, तो 3 बच गया। यही 3 आपका रिमाइंडर हो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा 3 रिमाइंडर इस केस में आ रहा है, मतलब लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 10। बस आपको यही पता करना था।
अब लगता है कि मैं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिमाइंडर बताना, कोई भी बता देगा। 3 पे पावर 3 होता है 27, 27 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, ये कोई भी बता देगा। तो अब कभी भी ऐसा प्रश्न आए ना तो आपके लिए मतलब आपको घबराना नहीं है, सबका कुछ ना कुछ रिपीटेशन होता है और आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जिसमें रिपीटेशन होगा, जिसमें रिपीटेशन होगा वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मेरा उत्तर हो गया 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल का है। हालांकि डिविजिबिलिटी रूल आपको पिछले भी एपिसोड में बताया गया था, एपिसोड नंबर 1 में, जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए उसी को देखते हैं। कि संख्या है एक दिया हुआ 3 7 9 8 1 2 5 पी 3 6 9। बहुत लंबा चौड़ा संख्या है जिसको 7 से भाग करना है या 7 से ये कंप्लीट विभाजित है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो बोल रहा है कि पी के जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दे जिससे कि ये कंप्लीट भाग लग जाए। तो देखिए अभी तक हम आपको डिविजिबिलिटी रूल जो बताए थे, 2 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, लेकिन 7 का शायद आपको नहीं बताया गया था। क्यों? क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल ना थोड़ा सा यूनिक है, मतलब कहा जाए तो किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि जितना आप डिविजिबिलिटी रूल से करेंगे ना उतने में आप शायद नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लेंगे। यूनिट प्लेस को 2 गुना करके पूरे अंक में माइनस करना है, मतलब संख्या में माइनस करना है, फिर जो आएगा फिर उसके यूनिट प्लेस को डबल करके फिर माइनस करना है। इस तरह करके आप लास्ट में जो आपके पास मतलब जहाँ तक आपको सहूलियत हो आप फिर 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। सहूलियत मान लीजिए आपको यहीं तक हो जाएगी, हाँ इतना बड़ा तो हम कर लेंगे, मतलब आप जितने अंक तक सहूलियत आपको लगेगा छोटा करने का आप करते जाएं, वही यूनिट प्लेस को डबल करके माइनस करते। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आप सीधा सीधी 7 से डिवाइड कर लें। क्योंकि देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का ट्रिक होगा या हर क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से बना पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको करना पड़ सकता है। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे ना, पहले 1 रख के करिएगा तो आप देखेंगे कि शेषफल बचेगा, डिवाइड नहीं होगा। 6 भी रखोगे तो वहाँ पे भी आपको 6 ही इसका आंसर होगा। जब आप 6 रखोगे ना तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 7 और 9 से भी नहीं होगा रखने से। तो मेरा उत्तर 6 हो जाएगा। यह काम आपके लिए छोड़ा गया है क्योंकि डिवाइड करके मेरे लिए दिखाना थोड़ा लंबा चौड़ा भी हो जाएगा, और इतना तो आप कर ही सकते हो कि यहाँ पे 6 रख के आप डिवाइड कर लेना, मतलब यहाँ पे 6 है समझ लो। फिर आप लोग कमेंट में बताना क्या 6 रखने के बाद ये कंप्लीट डिवाइड हो गया था। तो डिवाइड हो गया था तो इसका डिविजन मतलब यहाँ पे जो डिविडेंड आया था वो क्या आया था, भागफल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेट्रोल डीजल ये सब चर्चा का विषय बना ही रहता है, तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। 1 जनवरी 2021 से वर्ष के एवें दिन, अब देखिए एम का यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है, एमवे दिन मतलब कोई भी दिन होगा, पेट्रोल का मूल्य रुपये प्रति लीटर में 80 प्लस 0.1 एम है। ठीक है, आपको ये बात समझाते हैं। 80 जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसी में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है दिन प्रतिदिन। एन की वैल्यू यहाँ दी हुई है आपको 1 से लेके 100 तक है ना। एम की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेके 100 तक है, और तत्पश्चात उसके बाद अचर हो जाता है। अचर का मतलब फिर नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा यहीं पे आके। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 के 90वें दिन, फिर क्या है 2021 के 90वें दिन जो डीजल का मूल्य है प्रति लीटर में वो एन के किसी भी मान के लिए 69 प्लस 0.5 एन है। देखिए यहाँ पे एन का कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी मान के लिए। यहाँ पे एम का मान कंफर्म था कि 1 से 100 ही लेना है, लेकिन एन का कोई भी मान आप ले सकते हैं, कोई आपके पास पाबंदी नहीं है, 1 से लेके अनलिमिटेड। तो पूछ रहा है वर्ष 2021 की किस तिथि को इन दोनों ईंधनों का मूल्य एक समान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं।
अब एक बात समझिए, आपको बहुत आसान तरीके से बता देंगे। क्वेश्चन बहुत लग रहा होगा आपको लेंदी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं पेट्रोल, है ना। पहले वही दिया हुआ है, पेट्रोल का मूल्य क्या है, 80 प्लस 0.1 एम, यही है ना पेट्रोल का मूल्य। और पेट्रोल का मूल्य क्या बोल रहा है, 1 से लेके 100 तक लेना है। तो आप 1 से 100 मत लीजिए, जो लास्ट है ना हम वही देख लेते कि अंतिम दिन 100वें दिन पेट्रोल का मूल्य क्या होगा। अगर 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे लिखेंगे 100वें दिन। अगर एम का मूल्य हम एम का मान कितना ले लें, 100, तो 100वें दिन कितना हो जाएगा, 80 प्लस 0.1 इंटू 100। जब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 10 हो जाएगा, 80 प्लस 10 90। मतलब ₹90 जो है ना हमारा पर लीटर पेट्रोल बिक रहा होगा, कब, 100वें दिन पे। अब पूछ रहा है कि दोनों का मूल्य कब बराबर होगा। तो देखिए, अगर ये 100वें दिन तक गया है तो डीजल का भी मूल्य 100वें दिन तक आप पहुंचा दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे डीजल का मूल्य, ठीक है। मतलब डीजल डीजल का मूल्य है कितना है, कहाँ गया, 69। अब प्लस 0.15 एन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मूल्य 100वें दिन, अगर 100वें दिन की बात करें, यहाँ लिखेंगे नीचे 100वें दिन, ठीक है। 100वें दिन इसका मूल्य डीजल का, यहाँ एन की वैल्यू ले लिए हम लोग 100। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 69 इंटू 0.15 इंटू 100। देखिए जब आप इसको 0.15 को 100 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 69 प्लस 15 हो जाता है 84। मतलब देखिए, अगर दोनों दिन 100वें दिन दोनों का मूल्य अगर कंपेयर करें तो एक पहुंचा है 90 पे और एक पहुंचा है 84 पे। लेकिन अभी भी हम देख पा रहे हैं कि 100वें दिन तक भी मूल्य बराबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बहुत दुख की बात है कि अभी भी हमारा ये मूल्य में कितने का डिफरेंस है, 6 रुपए का। यही 6 रुपए का डिफरेंस और हम जाके आगे देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे पास कंडीशन कि अब पेट्रोल का मूल्य नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है अचर रहता है। अब पेट्रोल का मूल्य नहीं बढ़ेगा, तो केवल डीजल को बढ़ा देना है। अब आप समझिए, डीजल कितना बढ़ाना है आपको, 6 रुपए, है ना। 6 रुपए डीजल बढ़ाना है। और एक दिन में डीजल कितना बढ़ रहा है, मतलब एक दिन में डीजल का मूल्य कितना बढ़ रहा है ना। 6 रुपए को हम 600 पैसा लिख सकते हैं ना। मतलब 600 पैसा बढ़ाना है। और एक दिन में डीजल का मूल्य देखिए कितना बढ़ता है, 0.15 एन। एन यहाँ पे अभी एक ले लीजिए, मतलब 15 पैसा बढ़ रहा है ना। तो हम 15 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब 600 तक जाने में डीजल को अभी 40 दिन और लगेगा, है ना। 600 पैसा तक जाने में या 6 रुपए बढ़ने में डीजल को अभी भी 40 दिन लगेगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि 100 दिन ऑलरेडी लग चुका है, 40 दिन और चाहिए, मतलब 140 दिन। 140 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल का कीमत समान हो जाएगा। अब 1 जनवरी से 140 दिन काउंट कर लीजिए। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, हम आपको बताते हैं। जनवरी में 31 दिन, कौन सा मंथ है, 2021 है, सॉरी ईयर, तो ये लीप ईयर नहीं है तो 28, ठीक है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, क्या 140 उड़ रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए एक एक दो, 8 2 10, एक 11, 11 हो गया ना, 4 3 7 3 10, 2 12 3 15, ज़्यादा हो गया ना, तो 11 दिन इसमें कम कर दीजिए, है ना। तब तो 140 होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक हम ले चुके हैं। लेकिन 31 मई तक 151 दिन हो रहा है ना, तो 11 दिन कम करेंगे तब 140 होगा। तो 11 दिन घटाइए, मतलब 20 मई को हमारा जो मूल्य है ना पेट्रोल डीजल का, वो बराबर हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है ना, 20। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान कक्षा में पूर्वानुमान लगाया गया है, एजम्पशन किया गया है, पशुओं की जो स्थानीय जनसंख्या है, आबादी है, प्रत्येक 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मतलब अगर आज 100 है तो आज से 12 साल के बाद 200 हो जाएगा, यही है। किए गए आकलन के अनुसार, मतलब एजम्पशन आकलन करने के बाद देखा गया कि वर्ष 2021 के आरंभ में, मतलब वर्ष 2021 को बेस ईयर माना गया है,
उसके आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। मतलब 21 में जो पशुओं की आबादी है ना वो 50 होगी, होगी नहीं, अब तो खैर गुजर चुका है 21। यदि n वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित किया जाता है, मतलब 50 के बाद जो आबादी है उसको हम लोग p से निरूपित करते हैं, मतलब p की वैल्यू निकालनी है, यही होगा। देखिए शायद है भी वही। तो कौन कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पता है, बस देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। मतलब आप इतना सोचिए कि अगर आज 2021 में 50 है तो 2021 प्लस 12 मतलब कितना हो जाएगा? 21 में 12 जोड़ देंगे तो 2033 हो जाएगा। ये मतलब 2033 का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ऐसा समझिए। तो हमको सोचना है कि 12 साल के बाद जो आबादी है ना वो किस समीकरण में दोगुनी दिखेगी। तो अब ये सोचिए, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 12 ले लें, n वर्ष के पश्चात मतलब 12 वर्ष में दोगुनी होती है ना, तो 12 ही डायरेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे p कितना हो जाएगा? तो देखिए 12 अब प्लस 50 गुना 12 करेंगे तो ये कभी भी 100 के बराबर होगा क्या? 100 ही तो पुराना था, तो ये संभव ही नहीं है। ये भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ 50 के बाद ये 50 आना चाहिए। तो 12n कभी भी 50 नहीं देगा, 50n कभी भी 50 नहीं देगा। ये तो समझ ही लीजिए कि ये तो इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 पे पावर n, मतलब समझ रहे हैं आप, सवाल ही नहीं बनता। अब इसको देखिए, 50 गुना, ये गुना है ना यहाँ पे, तो 2 पे पावर n, n का मतलब 12 और 12/12, 12/12 का मतलब 1, तो 2 पे पावर 1, तो 50 गुना 2 100। तो यही एक समीकरण है जो हमारे मॉडल को मतलब क्या करता है? निरूपित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पता है, ऑप्शन से बना लीजिएगा, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम इसका सॉल्यूशन निकालें। बहुत साधारण सा प्रश्न था, बस ऑप्शन को हमको एलिमिनेट करना था। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक कक्षा है, उसमें 60% जो स्टूडेंट है ना वो इंडिया से हैं, भारत से हैं, और बाकी जो है जाहिर सी बात है विदेश से होंगे, है ना। विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, मतलब टोटल टोटल 50% क्या है? लड़की है। यदि भारतीय विद्यार्थियों में से 30% लड़कियां हैं, अब जो इसमें 60% जो विद्यार्थी है ना उसमें 30% लड़की है, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि टोटल यही 100 ही विद्यार्थी रहे होंगे क्लास में, और ये रहा इंडिया और ये रहा फॉरेन, विदेश। अब इंडिया में क्या है? 60% विद्यार्थी हैं, 60 हो गया हमारा इंडिया से, 40 हो गए हमारे विदेश के लोग। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बता देंगे। अब इसमें भी है मेल या बॉयज गर्ल, लिख लीजिए बॉयज गर्ल, और यहाँ भी हो जाएगा बॉयज गर्ल। ठीक है, अब कह रहा है कि 60% जो विद्यार्थी हैं उसमें 30% लड़कियां हैं, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा? 60 गुना 30/100 करेंगे तो 18, मतलब 18 यहाँ पे लड़की हो जाएगी। देख लिए। अब कह रहा है कि 50% जो है ना पूरे लड़कियां हैं, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा? तो 50 लड़की और 50 लड़का है इसमें, मतलब इसमें जो है ना 50 गर्ल्स प्लस 50 बॉयज है। कोई दिक्कत? अब देखिए 50 लड़की में से 18 लड़की इंडिया से है, तो बची कितनी लड़कियां विदेश की? तो 50 में 18 घटा दीजिए, मतलब 32। 32 लड़की विदेश में है, तो कितने लड़के इंडिया में बच रहे, मतलब विदेश में बच रहे हैं? 40 में से 32 अगर लड़की है तो 8 ही लड़का होगा ना, तो 8 लड़का जो है ना हमारा विदेश से है। तो पूछ रहा है विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब इसमें से लड़के का प्रतिशत निकाल दीजिए, तो आसानी से आप निकाल देंगे कि परसेंटेज 8 जो है वो 40 में से है, 100 में से कितना, मतलब प्रतिशत। तो 8 पंचे 40, 5 से 20, मतलब 20% ही लड़के विद्यार्थियों का, विदेशी विद्यार्थियों का 20% ही हमारा क्या है? सही जवाब है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि कंप्लीट सारे विद्यार्थियों में विदेशी लड़कों का प्रतिशत क्या है, तो फिर अलग हो जाता आंसर। तब हम क्या करते? 8/100 गुना 100,
है ना। तो आंसर मेरा 8% होता है जब हमसे पूरे विद्यार्थियों में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है विदेशी विद्यार्थियों में। ठीक है, इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसलिए छोटी छोटी बात आपको बता देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का बनाने में बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि ये वेन डायग्राम से बहुत आसानी से बन जाता है। एक कथन नीचे दिया गया है, बस एक ही कथन है, इसके उपरांत उसके बाद निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। आपको इस कथन को सही मानते हुए, जो भी सिलोजिज्म में कथन होता है ना, आप उसको सही मानेंगे, चाहे वो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, अज्ञात, सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से अलग दिख रहा हो, असंगत प्रतीत हो रहा हो, बट उससे लेना देना ना हो। सभी निष्कर्षों को आप पढ़ें और उसके बाद निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष उसके अनुसार, कथन के अनुसार तर्कसंगत है, कथन के अनुसार। ठीक है, दैनिक जीवन में तो खैर कभी आपको सही लगेगा ही नहीं। चलिए, तो हम कथन पढ़ते हैं कि कुछ रेडियो मोबाइल है। ठीक है, कुछ रेडियो मोबाइल है, ऐसा तो होता नहीं है, सभी मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर घड़ी है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, जगह है कुछ रेडियो, तो ये रेडियो हो गया, कुछ रेडियो क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल को थोड़ा यहाँ बना लीजिए, है ना। थोड़ा थोड़ा मोबाइल और रेडियो आपस में कुछ का रिलेशन डिनोट कर रहे हैं। अब सभी मोबाइल, सभी मोबाइल का मतलब मोबाइल सारा का सारा किसके अंदर आ गया, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, सारा का सारा मोबाइल कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर। अब उसके बाद है कुछ कंप्यूटर, तो कुछ कंप्यूटर का मतलब इतना सा कंप्यूटर क्या है। देखिए, चाहे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज तो था। अब चलिए, पहला है कि कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी। देखिए, रेडियो और घड़ी में तो यहाँ कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, मतलब सवाल ही नहीं बनता। हालांकि अगर हम घड़ी को ऐसे बना देते ना, तो क्या जुर्म था, बन सकता था। लेकिन सिलोजिज्म में जितनी भी संभावनाएं हैं सभी सही होनी चाहिए, तभी आपका वो कथन सही होगा, सॉरी निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज डाउटफुल के केस में जाता है। और डाउटफुल के केस में हम कभी भी सिलोजिज्म में कंसीडर नहीं करते हैं, जब तक यहाँ पे यह ना लिखा हो कि संभावना है कि नहीं, पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। पॉसिबिलिटीज वर्ड यूज करता तो सही था। निश्चित रूप से तो कह दिया, मतलब ये तो ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना कि निश्चित रूप से मतलब हर कंडीशन में। और कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं। देखिए, कुछ मोबाइल भी निश्चित रूप से घड़ी यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर ऐसे बना दे तो हो जाता। तो मतलब ये भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। जब दोनों को हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से वही है, सिलोजिज्म का है। अब हम डायरेक्शन नहीं पढ़ेंगे, सेम डायरेक्शन है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है कुछ बिल्लियां अलमारी है, बहुत अजीब सा कथन है। और कुछ अलमारियां कुर्सी है, सभी कुर्सियां मेज है। तो चलिए हम बनाते हैं इसका डायग्राम। कुछ बिल्लियां, मान लेते हैं ये बिल्ली है, ठीक है। कुछ बिल्लियां क्या है, अलमारी है, तो अलमारी यहां लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुछ अलमारी कुर्सी भी है, तो कुर्सी भी ले लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि सभी कुर्सियां मेज है, सभी के सभी कुर्सियां मेज हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है निष्कर्ष में क्या, कि क्या कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज है। कुछ अलमारियां निश्चित रूप से मेज 100% होगा। ऐसा कोई भी डायग्राम बनाइएगा ना, तो आपके अलमारी के अंदर थोड़ा बहुत मेज आएगा ही आएगा, तो ये निश्चित रूप से कुछ तो होगा। तो ये कथन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती है। अब देखिए, कुछ कुर्सियां, सॉरी कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती है, सही बात है। देखिए, यहाँ तो खैर नहीं हो ही सक रहा है, यहाँ तो खैर दिख ही गया। अगर मान लीजिए हो भी जाता और नहीं भी हो जाता, मतलब ये भी कथन कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, कि कुछ बिल्लियां कुर्सी नहीं भी हो सकती है और कुछ बिल्लियां कुर्सी हो भी सकती है। तो ये आपसे पॉसिबिलिटीज ही पूछा जा रहा है, सकना, सकना का मतलब ही होता है आपसे पूछा जा रहा है, पॉसिबिलिटीज है। तो हम कह सकते हैं ये भी कथन सही है। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है।
मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिरा रहा है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती पहले की ऊंचाई की 4/5 तक उछाल लेती है। ऑब्वियसली आप कभी बचपन में ये चीज किए होंगे तो आपको खुद पता होगा कि जब आप पहली बार गेंद पटक के छोड़ दीजिए तो धीरे 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 वो फाइनली फिर उछलना बंद हो जाता है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है, अगर मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर से ऊंचाई जैसे कम हो जाएगा ना तो गेंद नहीं उछलती है। मतलब जाहिर सी बात है 50 सेंटीमीटर से हमेशा ऊपर रहना चाहिए ऊंचाई उछलने के लिए। तो गेंद की उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा हैवी लगता है, बट सीसेट के क्वेश्चन के साथ खूबी ये है कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे ना तो उसी समय अपने माइंड में सॉल्व करने का तरीका ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक नहीं है, बस आपके समझ का खेल है। आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ पाते हैं और कितनी जल्दी उसको इलेबोरेट कर पाते हैं, कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है, आपको पहले ही बोल दिया है कि 1.5 मीटर ऊंचाई है, मतलब कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, है ना। मतलब अभी उछलने लायक है वो 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बच्चा गेंद छोड़ दिया। तो ये पहली बार तो गिरा, ठीक है। उसके बाद जब गिर के उठा दूसरी बार तो वो कितना डिस्टेंस देगा, 3/4, है ना। कितना, सॉरी 4/5, है ना। तो 4/5 हो जाएगा अभी ये। तो 5 या 15, मतलब अब 120 आपका डिस्टेंस वो शो करेगा, मतलब ऊंचाई। फिर 120 से जब वो गिरेगा नीचे की ओर तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 24 चौक 96, अभी भी ये 96 है, मतलब फिर उछलेगा। फिर 96 को आप 4/5 से करिए तो ये कितना हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो ऐसे कटाइए, 6 चौके 24, 2 9 चौके 36, 2 38/5, तो 5 सत्ते 35, 3 5 6 30, 76.8। अभी फिर उछलेगा ये, तो 76.8 को 4/5 से डिवाइड कीजिए। फिलहाल यहाँ पे 0 10 रख लीजिए, आसान हो जाएगा गुना करना। 8 चौके 32, 3 6 चौके 24, 3 27, है ना। और 7 चौके 28, 2 30, ठीक है। यहाँ पे 0 रख दीजिए और बटे 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 6 30, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 6 30, और फिर 5 1 5, यहाँ 2 बच गया, तो फिर हम कह सकते हैं 5 चौके 20 और 5 चौके 61.44। अभी एक राउंड और गेंद उछल सकता है, 61.44 गुना 4/5। जब ये देखिए, ये जब हम कटाएंगे ना तो ऐसे आइडिया लगा लीजिए, ये लगभग देखिए 12 पंचे 60, लगभग 12 होगा ना, 12 से जहां तक कमी होगा तो 12 चौके 48, मतलब अब गेंद नहीं उछले। मतलब इस राउंड इसको पटकने के बाद गेंद आपका नहीं उछलेगा। तो आप कितनी बार गेंद पटकाया है, कितनी बार गेंद नीचे जमीन पे गिरा है। एक बार यहाँ, फिर ये उछला था तो 2 बार यहाँ, ये दूसरी बार है ना, इसको पहली बार मान लीजिए। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, और ये यहाँ लास्ट ये गिरेगा तो अब यहाँ पर से नहीं उठेगा। तो कुल मिला के कितना बार गेंद हमारा जमीन पे गिरा है, तो 5 बार। एक बार 150 पे आपने गिराया ही, ठीक है, तो फिर उठा तो वो कितने का डिस्टेंस लेके गिरा, अब 120 का। फिर उठा तो 2 बार तो गिर चुका, तीसरी बार 96 के डिस्टेंस पे गिरा, चौथी बार 76.8 के डिस्टेंस पे गिरा, पांचवी बार 61.44 के डिस्टेंस पे गिरा। मतलब टोटल 5 बार ही वो बॉल जमीन पे टकराएगा। चलिए सही जवाब 5। अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप चाहें तो रट सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है और इसका कॉन्सेप्ट कहीं बदलने वाला नहीं। कि एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, जो ए से जेड होता है अंग्रेजी वर्णमाला आपको पता है, बड़े अक्षरों में, मतलब कैपिटल लेटर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोनों में मिरर इमेज चेंज हो जाता है, स्मॉल और कैपिटल। व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन। एक चीज और बता दिया है कि स्वर का नहीं लेना है, व्यंजन का लेना है। तो व्यंजन हमारे पास कितने हैं, 21, क्योंकि 5 स्वर है हमारा, ए ई आई ओ यू, इसको कंसीडर नहीं करना है।
तो इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे लेटर का संख्या बता दीजिए, ऐसे लेटर की संख्या बता दीजिए जिसका प्रतिबिंब ना चेंज हो जाता हो, वही ना दिखता हो। जैसे अगर छोटी बात करें, हालांकि ए को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन ए का प्रतिबिंब वही दिखेगा ना, मिरर इमेज में चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमको स्वर का लेना नहीं है, तो व्यंजन का लेना है। तो याद रखिएगा, व्यंजन का जो प्रतिबिंब सेम टू सेम दिखता है ना, वो कौन कौन सा है आप याद रख सकते हैं, HMT, PW, X और Y, बस यही है हमारा। ये 7 लेटर जो है ना, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ना या मिरर इमेज, ये सेम डिनोट होता है, सेम टू सेम, मिरर इमेज सेम, ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब सेम है। तो 21 में 7 जो है ना वो आपका सेम है, तो कितना सेम नहीं होगा या कितना समान नहीं होगा, तो 21 में 7 आप घटा दीजिए तो 14, यही आपका सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने की जरूरत है, इस सबको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बैंक कर्मचारी, ठीक है, अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ठीक है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर और बैंक पहुंच जाती है। मतलब घर से बैंक के बीच इतना सारा दाएं बाएं मुड़ के जाना पड़ता है। तो जहां वह कार्यरत है, ठीक है, तो उस बैंक से और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। न्यूनतम का मतलब, अगर ऐसे बता दे तो आप जोड़ दीजिए 10 20, लेकिन आपको न्यूनतम दूरी बताना है कि मतलब शॉर्टकट क्या है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यही घर है, यहाँ लिख देते हैं कि घर से चली, ठीक है, दक्षिण की ओर। तो पहले आपको डिस्टेंस के बारे में बता दें, सॉरी डायरेक्शन के बारे में, तो आपको आइडिया लगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ का मतलब उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम। अब आप समझ पाएंगे। तो दक्षिण में जाना मतलब इधर गई है, कितना 10। फेस देखिए कहाँ है, नीचे की ओर है, मतलब आदमी का फेस नीचे की ओर है। अब वो अपने बाईं ओर मुड़ेगी, तो जिसका इंसान का फेस अगर नीचे हो तो बायां उसका किधर होगा, ठीक है। दायां इस केस में ऊपर होता है, मतलब अगर ऊपर फेस हो तो दायां इधर होता है। देखिए राइट हैंड मेरा इधर है, लेकिन फेस अगर इधर हो तो बायां क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो बाएं मुड़ के वो कितना जाती है, 20 किलो। इसको बाएं मुड़ा के 20 किलोमीटर कर दिए। अब वो पुनः बाईं ओर मुड़ती है। देखिए अब फेस उसका इस डायरेक्शन में, तो बायां किधर होगा, ऊपर होगा ना, बायां ऊपर होगा। तो कितना जाती है बाएं मुड़ के, 40 किलोमीटर, है ना। तो 40, 10 तो यहाँ ऑलरेडी है, 40 किलो। तो मान लीजिए 10 यहाँ, ये हो गया, फेस का डायरेक्शन ये है। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर। देखिए अब दाईं ओर मतलब इधर होगा, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर फिर ट्रैवल कर गई। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए दायां क्या होगा, फिर नीचे होगा, और 30 किलोमीटर, ठीक है ना, ये है आपका 30 किलोमीटर, ठीक है। और अपने बैंक पहुंच जाती है। तो घर से लेके कहाँ तक की दूरी पूछी जा रही है, उसके बैंक और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो ये मुझे लगता है सीधा सीधी इसके घर ही पहुंच गया, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो यहाँ पे ये पहुंच गई, मतलब सीधा है घर। फूट मुट का इतना घूम घूम के जाने की जरूरत नहीं थी। ये यहाँ 20 है, ये यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 है। तो घर से लेके ऑफिस तक का मतलब बैंक, यहाँ पे बैंक लिख दीजिए, घर से लेके बैंक तक की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 20 + 5। अगर शॉर्टकट से जाना था तो केवल 25 किलोमीटर चला के गाड़ी को वो बैंक पहुंच सकती थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। एक बार फिर से हम लोग मिला लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ ना किए हों। दक्षिण की ओर चली, बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर, ओके। फिर बाएं ओर, बाएं का मतलब ऊपर, ऊपर मुड़कर 40, ठीक है, 10 30 40 हो गया। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 जाती है, और फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, ठीक है। हाँ सही है, सही जवाब आपका 25 किलोमीटर ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
कि 700 से 1000, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है, इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 700 से 1000 के बीच अगर आप अंक लिखें तो कितने पूर्णांकों का योग, मतलब उसको जोड़ेंगे उसके अंकों को तो 10 होगा। देखिए 700 होगा नहीं और ना कि 1000 भी होगा, मतलब 701 से स्टार्ट करके 999 तक जाए तो देखिए यहाँ भी नहीं, ये भी। तो कहाँ पे होगा ये, चलिए हम लिख के बताते हैं आपको, ये सबका कोई ट्रिक नहीं है, सोचना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखें तो स्टार्ट करेंगे तो 719, सॉरी 719 नहीं, 713 या 712 है ना, 712, 712 लिख सकते हैं। उससे भी पहले आपका 703 हो जाएगा, सीक्वेंस में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 703 देखिए है ना, 7 + 0 + 3 10 हो गया। फिर 7 के केस में आप दिखेंगे तो 712 भी हो जाएगा, फिर है ना, फिर 721 भी हो जाएगा। क्लियर। फिर हम देखें तो 730 भी हो जाएगा। 7 के केस में बस इतना ही बनेगा। अब 8 के केस में चल, 8 के केस में सबसे पहले बनेगा 820, ठीक है ना, 820 भी बन जाएगा, या उससे पहले 811 भी बनेगा ना, 8 1 9 1 10, फिर 820, ठीक है। और कुछ बनेगा क्या, 802 भी बनेगा, ये भी थोड़ा पहले आएगा, चलिए कोई बात नहीं, सीक्वेंस गड़बड़ा भी गया तो दिक्कत नहीं है, मुझे आंसर चाहिए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देखिए 6 के केस में बनेगा क्या, तो 6 के केस में 6 3 1 और 6 4 0, है ना। और कुछ बन रहा है, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनेगा। 622 ना, सॉरी 6 तो होगा ही ना, 700 से लिखना है ना। 9 के केस में जाएंगे हम, तो 9 के केस में लिखेंगे 900, 901 और 910। उसके बाद अब कुछ भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अगर आप इसी को काउंट कर लें तो मेरे हिसाब से सही जवाब आपको मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब कुल मिला के 9 ही जो है ना आपका उत्तर है। यही 9 संख्याओं में सारे अंकों का जो सम है ना वो 10 होगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10, 7 3 10, 8 2 10, 8 2 10, 8 2 10, 9 1 10 और 9 1, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा। 7 पुस्तकें PQRSTUV एक साथ रखी है, ठीक है ना। RQ और T के आवरण नीले कलर के हैं, मतलब ब्लू, ये ब्लू है। कवर, कवर आवरण का मतलब कवर। और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल हैं, रेड, मतलब दो कलर हैं, एक रेड और एक ब्लू। केवल S और U नई पुस्तक है, न्यू है, और शेष पुस्तक पुरानी है। PR और S जो है ना विधि रिपोर्ट है, मतलब लॉ का कुछ रिपोर्ट है उसमें, और शेष गजेटियर है। तो नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन से हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें सबसे पहले क्या कीजिए ना कि जितने पुस्तक का नाम है ऊपर लिख दीजिए। PQ को ना पहले ब्लैक से लिखते हैं, फिर हम कलर जो होगा ना वही लिख देंगे, सही रहेगा। PQRSTU, यही है ना। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन सब में बना दीजिए, टेबल टाइप का बना देते हैं जिससे आसान रहेगा समझना, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले है कलर, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कलर, जो एलो और कलर रंग है। उसके बाद ओल्ड या न्यू, ओल्ड और न्यू, और यहाँ लिख देंगे लॉ और गजेटियर, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है, RQT जो है ना नीला कलर है, तो RQT नीला है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीला कलर, दिखा देते हैं आपको, RQ और T नीला है, इससे समझ जाएंगे ना नीला कलर से। बाकी क्या है, रेड है, तो हम रेड से इसको बाकी में डाल देते हैं, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद आपसे बोल रहा है अगला कि केवल S और U न्यू पुस्तक है, S और U न्यू है, तो न्यू को हम लोग ऐसा करते हैं पिंक कलर से करते हैं। S और U न्यू है, तो यहाँ लिख देते हैं न्यू, और यहाँ लिख देते हैं न्यू, और बाकी को हम लोग ग्रीन कलर से ओल्ड लिख देते हैं।
ओल्ड, 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 यहाँ भी ओल्ड है और यहाँ ओल्ड है। अब और कुछ कलर ले लेते हैं, ग्रे कलर ले लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि पी आर और एस जो है ना, पी लॉ है, पी आर, आर भी लॉ है और एस भी लॉ है। विधि का मतलब लॉ होता है और गजेटियर बाकी है, तो गजेटियर को हम लोग दूसरे कलर से लिख लेते हैं, है ना, ई ए जेड, ए जेड, ई ए जेड और ये भी, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नीले आवरण वाले, नीले का मतलब ये तीन है यहाँ पे पुराने, तो देखिए नीला में पुराना कौन कौन है, ये है और ये है। संजोग की बात है कि तीनों नीला जो है ना हमारा पुराना ही है, लेकिन वो गजेटियर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये गजेटियर है, ये एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया, ठीक है ना। इसको रेड से कर लेते हैं, दिखेगा आपको, ये एक कॉम्बिनेशन मिल गया। और कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा गजेटियर का, ये वाला, है ना, ये भी देख लीजिए सेम है। तो मेरे पास यही दो जो है ना बुक है, क्यू और टी, जो क्या है, नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर। मेरा आंसर हो जाएगा क्यू और, ठीक है ना। तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक सीरीज है 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43, 40 में गलत पद को सही पद से बदलें जहां विषम पद और समान पद, सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। इसमें एक चीज देख रहे हैं कि दो चल रहा है, मतलब सीरीज, एक चल रहा है ऑड का और एक चल रहा है इवन का। तो हम लिख लेते हैं पहले सीरीज को, 3, 2, 7, 4, 13, 10, 21, 18, 31, 28, 43 और 40, ठीक है, यही हमारा सीरीज है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि कौन से सीरीज में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसमें देखते हैं। तो 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 21 + 10 31, 31 + 10 41, ठीक है ना। 10, हाँ, 31 + 10 41, 21 10 31, 31 10 41, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको देखते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, यहाँ पे करें तो देखिए 2 2 4, 4 6 10, फिर 10 + 8 18, 18 + 10 28, 28 + 12 40। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ है, तो यहाँ पे गड़बड़ ये है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 के बाद 6 आया, यहाँ पे देखिए 12, 12 - 10 2, 2 10 में 2 गया 8, 8 में 2 गया 6, 6 में 2 गया 4, मतलब यहाँ पे 0 + 4 होता ना तो 4 हो जाता, मतलब यहाँ पे 2 की जगह 0 होना चाहिए। लेकिन फिर वहां देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, 3 4 7 7 6 13, 13 8 21, 21 10 31, तो 31 और 12 होगा ना यहाँ पे, सॉरी हमने गड़बड़ लिख दिया है, 12 है, ठीक है ना। 31 10 41 होता है, 43 है। तो ये सीरीज तो सही है विषम वाला, लेकिन सम वाले सीरीज में यहाँ पे 0 हो जाता और 0 + 4 6 8 10 और 12, तो मेरा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा, मतलब शून्य को बदलना पड़ेगा, शून्य से बदलना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये आव्यूह है जिसमें कि कुछ डेटा दिया हुआ है और इसमें क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप बहुत आसानी से बना लेंगे, कैसे, तो देखिए 7 + 3 10, 3 + 6 9, तो 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा 13 10 23 करेंगे, यहाँ पे 23 तो है ही नहीं और बीच वाला ही सम वाला पोजीशन आता है ना, तो 10 में क्या जोड़ेंगे जो 13 आएगा, तो 3। तो देखिए 3 किस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं, इसको काट दीजिए। अब बच्चा ए बी सी में क्या आएगा, सबसे बड़ा मुसीबत है ए बी सी में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ ए बी सी, ए बी सी, ए सी, तो क्या बचा बी, तो जो मिस है ना वही होगा, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 3 बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि दो पंक्तियों में कुछ अनुक्रम दिए हुए हैं सर्वसम, मतलब एक जैसा, मतलब एक जैसा फॉलो हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसको समझ जाते हैं ना तो ये निकाल लेंगे,
यहाँ देख रहे हैं 8 जो 4 बना है ना, वो 0.5 गुना करने से बना है। यहाँ पे 1.5 गुना करने से बना है, यहाँ पे 2.5 गुना करने से बना है, यहाँ पे 3.5 गुना, और यहाँ पे 4.5 गुना। ठीक है ना, 4.5 गुना। जब ऐसा है तो नीचे भी वैसा ही होना चाहिए। तो 5 को जब हम 0.5 से गुना करेंगे ना, तो कितना जवाब हो जाएगा मेरा? 2.5। मतलब ए के जगह 2.5 हो जाएगा, आधा कर देगा ना। और 2.5 को जब हम 1.5 से गुना करेंगे, 2.5 को अगर हम 1.5 से गुना करते हैं तो देखिए 15 पचे 75, 7 15 3.75 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3.75। हमसे सी का मान पूछ रहा है, फिर ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। 3.75 में क्या गुना करना पड़ेगा? 2.5। तो देखिए आराम से करते हैं इसको, 3.75 में 2.5 से, तो देखिए 25 पंचे 125, 12, या आराम आराम से कीजिए, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, 3 5 दिया 15, और 3 18, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, करिए 5 7, और ये हो जाएगा 7 1 8 9, 9.375 हो जाएगा ना, 3 डेसिमल भी लगाना पड़ेगा, तो 9.375 यही मेरा सही जवाब होगा, 9.375। सी के जगह आप 9.375 को ही रख देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। डीई में पूछा नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं। चलिए अंतिम प्रश्न है और अच्छा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। मतलब आप जब बचपन में एग्जाम देते होंगे या क्लास तक जब भी एग्जाम दिए होंगे तो 5-6 पेपर होता ही है। तो 6 पेपर में आप बैठ रहे हैं, आप ऐसा ही सोच लिए वो विद्यार्थी मैं ही हूँ। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। ठीक है, 100 अंक का पेपर होता था जनरली हम लोगों के ज़माने में, या आपके भी ज़माने में 100 अंक का ही पेपर होता होगा। तो इन प्रश्नों में प्रत्येक उसके प्राप्तांक जो थे ना, वो अनुपात में है। 5 6 7 8 9 10, 6 पेपर है, 5 6 7 8 9 और 10 के अनुपात में उसने अंक प्राप्त किया है। ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किया, मतलब फर्स्ट डिवीजन। तो उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि कितने पेपर में उसने 60% से कम अंक प्राप्त। अब ऐसा सोच लीजिए कि 6 पेपर है मेरा, तो 6 पेपर को हम ऐसा कर लेते हैं कि मान लेते हैं 600 अंक का ही पेपर हो, 100 से गुना कर लेते हैं। मतलब हर पेपर अगर 100 अंक का होगा तो 600 अंक का पेपर है, और 60% समझिए उसको लाना था, ऐसा सोच लीजिए। मतलब 360 अंक उसको लाना था। मतलब हर पेपर में 60 अंक, ये भी समझ लीजिए। ठीक, अब देख रहे हैं अनुपात कितना है, तो 5 6 7 8 9 10। तो सारे अनुपात को अगर हम जोड़ते हैं ना तो क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 9 19 8, 27 7 34, 6 40 5 45, है ना। ठीक है, 6 5 11 7 18 8 26 9 35 10 45। मतलब 45 जो है वो कहीं ना कहीं आपके किसके बराबर है? ये तो प्राप्त किया है ना, तो 360 के बराबर है। 360 जो है ना वो किसके बराबर है? 45 के बराबर है। तो अगर इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाले तो 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 अठे 40। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है 8। तो वो स्टूडेंट हर पेपर में कितना अंक प्राप्त किया अब आपको पता लग जाएगा। 8 इकाई का मतलब 40 अंक पहले पेपर में, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 गुना 9 72, 8 दही। जब ये सारे को जोड़ेंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 60% से अंक किसमें कम आए हैं। 100% आपका टोटल अंक था, 60% का मतलब आपको हर विषय में 60 अंक लाना था। लेकिन व्यक्ति देख रहे 60 अंक, या स्टूडेंट 60 अंक से कम केवल और केवल 1 2 3 शुरू के 3 पेपर में ही लाया है, और लास्ट के 3 पेपर में 60 से अधिक, शुरू के 3 पेपर में 60 से कम अंक प्राप्त किए। तो मेरा दोनों का जवाब 3 ही होता। अगर ज़्यादा भी पूछता तो 3 और कम भी पूछता। इस तरह आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त हो गए।
आशा है कि आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगले 2 सीरीज में हम इसको ख़त्म कर लेंगे, जो भी बचे प्रश्न हैं इसके अंदर। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। और आप पिछले एपिसोड मतलब 2022 के भी तीनों सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे सब क्वेश्चंस थे और यहाँ भी आपको थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे भी 2023 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए और हमारे सीरीज को इसी तरह देखते रहिए, तो आपको कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद।